चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन गुड मॉर्निंग। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है भाई? आप मुझे बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? सर ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो आप? हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है मुझे बताओ तो जरा। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भैया? हाँ, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हम एग्रोनॉमी का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सर ये कैसा सवाल है? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बोलो जल्दी से, कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। यस, शीतल का कहना है कि प्लो पढ़ रहे हैं अपन, नहीं। प्रवीण का कहना है एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं अपन। अपन टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? दैट इज टिलेज। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? टिलेज। तो भूल गए हो आप लोग। आपके ऊपर बर्डन ही इतना आ रहा है अभी कि सर करे तो करे क्या, जिए तो जिए कैसे, है ना? ऐसी सब बातें चल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, जी रहे जिंदगी अपनी, आगे बढ़ते हैं। यस, टिलेज का आज हम लोगों को ऑफ सीजन दिखना है। नहीं, पहले तो टिलेज का ऑन सीजन ही खत्म होने देते हैं, फिर ऑफ सीजन में जाएंगे अपन। चलो अब आप लोग मुझे बताएंगे। चलो टिलेज में हम लोगों ने क्या दिखा था बेटा? दो प्रकार के टिलेज होते हैं। एक होता है ऑन सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज की क्रॉप ग्रोथ एंड प्रोडक्शन के लिए जो किया जाता है दैट इज ऑन सीजन टिलेज। जब वैसे जब तक आप हटाए तो ठीक है, ठीक है। और सेकंड होता है दैट इज द ऑफ सीजन टिलेज। कौन सा रे भाई? ऑफ सीजन टिलेज। अब ऑन सीजन टिलेज में कुछ बातें हम लोग देखेंगे। ऑन सीजन टिलेज में, तो ऑन सीजन टिलेज में हम लोगों ने देखा था आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप एंड अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, जो क्रॉप इन बिटवीन जो किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज का पहला है दैट इज द प्लोइंग, है ना? और प्लोइंग में हम लोगों ने क्या देखा था? प्लोइंग मींस सबसे पहले किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी टिलेज। प्लोइंग है इसलिए हम लोग उसको कहते हैं प्राइमरी टिलेज। बढ़ते थोड़ा सा आगे, प्राइमरी टिलेज में क्लॉड्स आते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लोइंग में। हम लोगों ने देखा कि प्लोइंग अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें देखा था सरफेस प्लोइंग, उसके बाद देखा था सब सरफेस प्लोइंग। सरफेस में शैलो प्लोइंग 5 to 7 सेंटीमीटर, उसके बाद मीडियम डीप प्लोइंग 15 to 20 सेंटीमीटर, डीप प्लोइंग जिसमें हम लोगों ने देखा था 25 to 30 सेंटीमीटर। उसके बाद सब सरफेस प्लोइंग में हम लोगों ने देखा कि 50 to 60 सेंटीमीटर हम लोगों को डीप, और 4 से 5 साल में एक बार करना है सब सरफेस प्लोइंग। यहां पे हम लोगों ने अलग अलग प्लो भी देखे थे, आपको याद होगा, वुडन प्लो, मेटेलिक प्लो एंड रोटावेटर। वुडन प्लो में हेवी प्लो देखा था, लाइट प्लो देखा था, या फिर उसको ड्राईलैंड प्लो भी बोलते हैं, और एंड सबसे आखिरी में देखा था वेट प्लो। यहां पर मेटालिक प्लो में पहले देखा था अगर सॉइल इन्वर्जन करना है तो यम्बी प्लो, उसके बाद ग्रासेज ज्यादा अगर हो तो उसमें देखा था डिस्क प्लो, एंड अगर हिली एरिया हो तो हिल प्लो, या फिर उसी को बोला था वन वे प्लो। रोटावेटर इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब हम लोगों ने प्लोइंग कर लिया है, प्लोइंग खत्म कर दिया है। सर प्लोइंग करना कब है, कैसे करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी। सो प्लोइंग कर लिया है हम लोगों ने अभी। अब प्लोइंग करने के बाद आगे हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ना है। सर प्लोइंग करने के बाद क्या हो रहा है? क्लॉड्स आ रहे हैं, है ना? तो क्लॉड्स आने के बाद अभी जो स्टार्ट हम लोग करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी टिलेज, है ना? तो प्लोइंग करने के बाद अभी हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी टिलेज, क्योंकि अभी सेकेंडरी टिलेज स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी क्लॉड्स है हमारे फील्ड में, अभी क्लॉड्स को क्रश करना है, क्लॉड्स को क्रश करना है। तो इसमें मैंने आपको और एक कंसेप्ट भी बोला था दैट इज फॉल प्लोइंग। जब भी हम लोग रबी सीजन में या फिर हम लोग ठंड के मौसम में अगर प्लोइंग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। यूजुअली प्लोइंग कब किया जाता है? समर सीजन में किया जाता है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखेंगे अगर रबी सीजन के बाद या फिर रबी सीजन में अगर प्लोइंग हम लोग कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज फॉल प्लोइंग। और ध्यान में रखिए बेटा, खरीफ सीजन में जब हम लोग प्लोइंग, खरीफ सीजन से पहले जब हम लोग प्लोइंग करते हैं तो उसमें क्लॉड क्रशिंग करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप समर में प्लोइंग कर रहे हो, उसके बाद बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में वहां पे जो भी क्लॉड्स है वो फूट जाएंगे,
सो दैट्स द रीजन कि खरीफ सीजन में या फिर समर में आप प्लोइंग कर रहे हैं तो उसको क्लॉड क्रशिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब रबी सीजन में हम लोग प्लोइंग कर रहे हैं तो क्लॉड्स बाहर आ जाएंगे, क्लॉड्स बाहर आ जाएंगे, है ना। तो क्लॉड्स बाहर आने की वजह से हम लोगों को अब करना पड़ेगा फील्ड में, दैट इज अ क्लॉड क्रशिंग। सो बेसिकली हम लोग देख रहे हैं अभी सेकेंडरी टिलेज। क्या देख रहे हैं हम लोग? सेकेंडरी टिलेज। तो सेकेंडरी टिलेज में हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले करना पड़ता है कि सर प्राइमरी टिलेज में तो प्लोइंग किया है, प्लोइंग करने की वजह से क्लॉड्स आ गए। अब हम लोगों को क्या करना है? क्लॉड्स क्रशिंग। क्या करना है हम लोगों को? क्लॉड्स क्रशिंग। अगर यहां तक क्लियर हो ना भाई तो एक बार क्लियर करके बोल दो। अगर यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है ना तो मुझे एक बार क्लियर करके बोल दो कि यस सर यहां पे क्लियर है हम लोगों को, ये यहां तक प्राइमरी टिलेज या फिर प्लोइंग तक तो हम लोगों को समझ में आ गया है। ओ भाई साहब कुछ बोलो, हाँ मैं पहले ही बोल रहा हूं कुछ बोलो, क्योंकि टिलेज ये टॉपिक हम लोगों को ना 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिला के पढ़ना है, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी एंड थर्ड थिंग दैट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना। सुमित का कहना है यस सर क्लियर है, सीड वर्मा जी का कहना है, मनीष जी का कहना है, उसके बाद ओके ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। श्रद्धा का कहना है यस सर क्लियर है, क्लियर है। त्याग का कहना है क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके ओके माय डियर फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यस तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं ना भाई, सेकेंडरी टिलेज। अभी हम लोगों को करना है क्लॉड्स का क्रशिंग। तो क्लॉड्स के क्रशिंग के लिए क्या मतलब, क्या होता है ना क्लॉड क्रशिंग मतलब बड़े बड़े जो सर रेनी और मानसून कब से कब तक रहता, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है। रेनी और मानसून जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने रहता है मानसून। ये रेनी सीजन के मौसम है। वैसे तो 3 महीने है रेनी सीजन के, पहले जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने होते हैं जिसमें बारिश होती है ना। तो दैट इज अ रेनी सीजन या फिर उसको बोलते हैं आप मानसून सीजन। सो बेसिकली दैट इज अ खरीफ सीजन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अंकुश जी ओके, अब देखते हैं हम लोग क्लॉड क्रशिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले तो किया अभी प्लोइंग, प्लोइंग करने की वजह से क्लॉड्स आए हैं, अब करना है क्लॉड क्रशिंग। तो क्लॉड क्रशिंग के लिए इंप्लीमेंट्स कौन से यूज करते हैं? पहला है नैरो गेन हैरो। क्या एक्शन है? पियर्सिंग एंड ब्रेकिंग एक्शन। मतलब सर पियर्सिंग मतलब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ईयर पियर्सिंग करके मिलेगा, बेली पियर्सिंग करके मिलेगा। पियर्सिंग मतलब है ना पियर्सिंग। सो पियर्सिंग एंड ब्रेकिंग एक्शन। सो बेसिकली नैरो गेन हैरो दे आर यूजफुल फॉर बिग बिग जो क्लॉड्स होते हैं, बड़े बड़े जो क्लॉड्स होते हैं उनको तोड़ने में नैरो गेन हैरो ये इस्तेमाल होता है। नैरो गेन हैरो कौन सा है सर? ये है नैरो गेन हैरो। दिस इज बेसिकली नैरोगेन हैरो। सो बिग क्लॉड्स अगर क्रश करने हैं तो दैट इज नैरोगेन हैरो। अब स्लाइसिंग एक्शन कौन है भाई? डिस्क हैरो। मतलब आपको मैंने बोला था डिस्क प्लो के बारे में, तो डिस्क प्लो या फिर डिस्क हैरो किस चीज के लिए यूज में आएंगे? अगर मेरे फील्ड में क्लॉड्स क्रश करते हुए मुझे यह भी पता चल रहा है कि वहां पे ग्रासेस भी है तो उसको भी मुझे क्रश करना पड़ेगा। तो ग्रासेस क्रश करने के लिए आइदर रोटावेटर का यूज करो, नहीं है तो डिस्क हैरो का यूज करो। मेरे फील्ड में अगर ग्रासेस ज्यादा है तो मैं डिस्क हैरो का इस्तेमाल करूंगा क्लॉड्स क्रशिंग के लिए भी, और जो ग्रासेस है उनको कट करने के लिए। तो कट करना मतलब स्लाइसिंग। सो बेसिकली दे आर हैविंग द स्लाइसिंग एक्शन, स्लाइस कट करने की तरह। थर्ड आता है मेंड। मेंड का मतलब क्या होता है सर? मेंड का मतलब होता है बड़ा सा जो लकड़ी होती है ना, पेड़ की बड़ी सी लकड़ी, उसको हम लोग फील्ड में डालते हैं फॉर द प्रेसिंग एक्शन। मतलब जो क्लॉड्स है ना वो बड़ी सी लकड़ी डालने के बाद उनको बैलों को खींचने के लिए बोलते हैं, और वो लकड़ी ना वो क्लॉड्स के ऊपर से चली जाती है तो वो वहां के क्लॉड्स जो ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो दैट इज द मेंड। अब उसके बाद आता है डेक्कन ब्लेड हैरो। सर ये क्या है? ये ऐसे ही रहता है लेकिन इसका जो ब्लेड होता है वो बड़ा होता है। ऐसे ही रहेगा, बस ब्लेड कैसे रहेगा? बड़ा रहेगा। इससे क्या होगा सर? जो छोटे छोटे क्लॉड्स बचे उनको तोड़ने के लिए डेक्कन ब्लेड हैरो यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले फील्ड में करना है प्रिपरेटरी टिलेज, उसमें करना है प्लोइंग। प्लोइंग को ही हम लोग बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। तो प्लोइंग के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करने? प्लो यूज करना है। प्लो यूज करने के बाद हमें पता चला कि वहां पे क्लॉड्स आए हैं तो क्लॉड्स क्रश करना है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी टिलेज। तो क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग, डिस्किंग, हैरोइंग, कॉम्पैक्टिंग, ये हुए सेकेंडरी टिलेज। तो मुझे अभी क्लॉड क्रश करना है, तो मुझे अगर बड़े क्लॉड्स क्रश करना है तो नैरोगेन हैरो यूज करो। सर नहीं, मुझे वहां पे ग्रासेस है कट करने हैं, डिस्क हैरो यूज करो। नहीं सर, मुझे मेंड यूज करना है, बड़े बड़े जो लकड़ी है पेड़ की उसको यूज करना है तो मेंड बोलो। डेक्कन ब्लेड हैरो का मतलब क्या कि ये अगर ब्लेड बड़ा हो तो डेक्कन ब्लेड हैरो, तो छोटे छोटे क्लॉड्स ब्रेक करने के लिए डेक्कन ब्लेड हैरो यूज करो। अब सर मेरे क्लॉड्स क्रश हो गए लेकिन मेरी जमीन लैंड लेवल नहीं है ना सर। मेंड का मतलब समझा नहीं? मेंड का मतलब मैं वही बोल रहा हूं, प्लांट की बड़ी सी लकड़ी। अरे भैया लकड़ी को इस्तेमाल करते, अरे यार वो ऐसे ठोकते ना, ऐसे मिर्ची को भी ठोकते ना, तो वैसे पेड़ का एक बड़ा सा वुड लॉग तोड़ के लाओ यार। कोई बड़ा पेड़ है उसको काटो, दैट इज कॉल्ड एज मेंड।
कोई बड़ा सा पेड़ काटो उसको कहते हैं मेंड, उसकी स्टेम, उसका जो मतलब समझ रहे हो आप बात को? कोई भी उसका बड़ा सा स्टेम काटो और उसको इस्तेमाल करो फील्ड में, दैट इज कॉल्ड एज मेंड। अब समझ गए? पेड़ की बड़ी सी लकड़ी उसको मेंड बोलते हैं। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, लेवलिंग ऑफ लैंड, लैंड लेवल करना है हम लोगों को। अब तो क्लाउड क्रश हो गए, अब लैंड को लेवल करना है हम लोगों को। सो लैंड लेवलिंग कैसे करना है सर? लैंड लेवलिंग करने के लिए हम लोग देखते द स्लोप इज लेस देन 3%। अगर लैंड में स्लोप 3% से कम है तो ऐसे में हम लोग क्या करते? प्लैंक लेवलर, अमेरिकन पेटारी, इसका इस्तेमाल करते लैंड लेवल करने के लिए। और अगर लैंड बहुत ज्यादा स्लोपी है, बहुत ज्यादा, तो वहां पे यूज करना पड़ता है बुलडोजर। लैंड का स्लोप बहुत ऐसा है, बहुत ज्यादा स्लोपी है, तो बुलडोजर से यहां से मिट्टी यहां पे डालेंगे, यहां से मिट्टी यहां पे डालेंगे। सो लैंड लेवलिंग करने के लिए आइदर प्लैंक या फिर अमेरिकन पेटारी, या फिर अगर स्लोप बहुत ज्यादा हो तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब यस विलेज में होता है, मुसल नहीं रे, पाटा बोलते, पाटा इज डिफरेंट थिंग। बहुत बड़ा लकड़ी, बहुत बड़ी लकड़ी, प्लांट की बहुत बड़ी लकड़ी, ऐसे बहुत बड़ी लकड़ी, छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी लकड़ी, जिससे क्लॉड्स क्रश हो जाए। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं, कोई उसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं मैन्योर मिक्सिंग पे। तो मैन्योर मिक्सिंग के लिए कंट्री प्लो यूज करते हैं। कंट्री प्लो का मतलब ही होता है वुडन प्लो। सो वुडन प्लो इज अ मल्टीपर्पज, आप ध्यान में रखिएगा, वुडन प्लो इज अ मल्टीपर्पज। क्यों सर? वुडन प्लो प्लोइंग के लिए भी यूज होगा, वुडन प्लो अर्थिंग अप के लिए भी यूज होगा, वुडन प्लो जैसे पोटैटो, आलू, उसको हार्वेस्टिंग के लिए भी वुडन प्लो ही यूज में आएगा। मुझे मैन्योर फेंका है मैंने फील्ड में, मैन्योर सर कैसे फेंकते हैं? तो अभी मैंने किया पहले प्लोइंग, उसके बाद क्लॉड क्रशिंग, अभी लैंड लेवल कर दिया। अब मैं जाऊंगा जो फार्म में मेरे एनिमल्स का रिफ्यूज है, जैसे उसका डंग है, ये सारी चीजें मैं उठाऊंगा और फील्ड में लेके जाके डालूंगा। सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ मैन्योर। तो मैं मैन्योर को अभी मिक्स करना है फील्ड में, तो फिर से कंट्री प्लो घुमाऊंगा उसमें, तो मैन्योर मिक्स हो जाएगा। अब सर फिर यहां पे फिर से क्लॉड्स नहीं होते? नहीं, मैन्योर कंट्री प्लो बहुत हल्का होता है, वो ज्यादा क्लॉड्स नहीं तैयार कर सकता, क्योंकि क्लॉड्स को क्रश कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद आता है कॉम्पैक्टिंग, कि जो मिट्टी है ना उसको फिर से दबाना है थोड़ा सा, क्योंकि यहां तक मिट्टी बहुत लूज हो चुकी है, हवा के साथ वो मिट्टी चली जा सकती है। तो हम लोगों को मिट्टी का थोड़ा कॉम्पैक्ट करना है। आपने देखा ना लड़कियां कॉम्पैक्ट पाउडर लगाती है सबसे आखिरी में, कॉम्पैक्ट पाउडर। सो दैट इज कॉम्पैक्टिंग। तो कॉम्पैक्टिंग में हम लोग देखेंगे कि सॉइल का कॉम्पैक्टिंग कैसे करें। तो वहां पे थोड़ी ना ऐसे लेके जा सकते, वो पफ जो लड़कियां लगाती है ना, ऐसा है ना, पफ से है, तो वो वहां पे थोड़ी ना लेके जा सकते। तो वहां पे फिर से मेंड लेके जाना है। मेंड क्यों? प्रेसिंग एक्शन के लिए। वुडन प्लैंक, बड़ा सा लकड़ी लेके जाना है, और फिर से जो कोई भी वहां पे हमारी जगह हो या फिर फील्ड हो, वहां पे उसको फिर ठीक करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी टिलेज, दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी टिलेज। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्राइमरी टिलेज, मतलब प्रिपरेटरी टिलेज का पार्ट पढ़ा है। पहले पढ़ा हम लोगों ने प्राइमरी टिलेज, दैट इज प्लोइंग। अब हम लोगों ने देखा दैट इज सेकेंडरी टिलेज, जिसमें आया था क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग, डिस्किंग, उसके बाद आया हैरोइंग एंड कॉम्पैक्टिंग। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अभी हम लोगों को तैयार करनी है सीड बेड, क्योंकि अभी सोइंग कर रहे हैं तो सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी। तो यहां तक अगर क्लियर हो तो क्लियर करके बोल दीजिए। हेंगा बोलते हैं विलेज में, ओके। हर जगह अलग अलग लोकल लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें उसको बोली जाती है। तो अगर यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, तो एक बार क्लियर करके बोल दीजिए बेटा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, लगभग सारे लोगों को सारी बातें समझ में तो आ रही है। अभी बढ़ते थोड़ा सा आगे, हम लोगों को अभी सीड बेड का प्रिपरेशन करना है। तो सीड बेड प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये हम लोग देखते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन कैसे करना है यहीं पे बता देता हूं मैं। सीड बेड प्रिपरेशन, मान लीजिए मुझे शुगर केन लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? शुगर केन लगाना है तो मैं क्या करूंगा? बोलिए, मुझे शुगर केन लगाना है तो मैं क्या करूंगा? आइदर रिजेस एंड फरो तैयार कर लूंगा। रिजेस एंड फरो का मतलब बीच में से प्लोइंग करना है और ऐसे रिजेस एंड फरो तैयार करने हैं। ये रीज, ये फरो, ये रीज, ये फरो। समझ रहे हो बात को? नहीं सर, मुझे सोयाबीन का सोइंग करना है। सोयाबीन सोइंग करना है तो मुझे तिफन की हेल्प से करना पड़ेगा या फिर ट्रैक्टर के हेल्प से करना पड़ेगा, है ना? तो सीड बेड प्रिपरेशन में शुगर केन है। लाइक मुझे राइस के लिए सीड बेड प्रिपरेशन करना है, राइस, तो मैं क्या करूंगा? एक फील्ड है उसमें पानी डाल दूंगा।
और उसमें वेट फ्लोइंग कर लूंगा, वेट फ्लोइंग, सीड बेड प्रिपरेशन हो गया, है ना, सीड बेड प्रिपरेशन हो गया। ये मुझे राइस लगाना है तो एक फील्ड सिलेक्ट किया, उसमें मैंने पानी डाला है, भर दिया पानी उसको, तो ये हुआ सीड बेड प्रिपरेशन। अब करना है सोइंग। अब सीड बेड प्रिपरेशन के बाद चौथी प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज सोइंग। सोइंग करना है तो हर चीज को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। सोइंग, सोइंग में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सोइंग, सोइंग इज अ डिफरेंट थिंग, प्लांटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, एंड ट्रांसप्लांटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ट्रांसप्लांटिंग, अब आप मुझे बताएंगे बेटा, आप मुझे बताएंगे सोइंग का मतलब होता है विथ हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उसको डालते हैं, या फिर विथ हेल्प ऑफ द ट्रैक्टर भी कर सकते हो। ये तो नॉर्मल सोइंग हो गया, मतलब मैंने लिया, तिफन ली है, ऐसे डाला है, सो कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो मैं वहां पे, सो दैट इज सोइंग। या फिर मैं ट्रैक्टर की हेल्प से, ट्रैक्टर में मैंने बीज डाल दिया है ना, तो ऐसे कौन से सीड है जो मैं सोइंग कर सकता हूं, जिनका मैं सोइंग कर सकता हूं, ड्रिलिंग कर सकता हूं, सोइंग कर सकता हूं। सोयाबीन है, हरभरा है ना, ग्राम जिसको बोलते हैं, या फिर चना बोलते हैं जिसको, उसको हम लोग इस तरीके से सोइंग कर सकते हैं, जो सीड से सीड जिसको होते हैं, दैट कैन बी अ सोइंग। अब प्लांटिंग किस किस का कर सकते हैं, जैसे जिंजर हो गया, अदरक, या फिर लहसुन हो गया जिसको बोलते हैं गार्लिक, है ना, या फिर टर्मरिक हो गया जिसको बोलते हैं हल्दी, तो इसका हम लोग कर सकते हैं प्लांटिंग। जिनके वेजिटेटिव पार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका करते हैं प्लांटिंग। अब ट्रांसप्लांटिंग किसका करेंगे, लाइक राइस, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी बनाते हैं, उसमें हम लोग बीज उगाते हैं, और मेन फील्ड में फिर वो जब बड़े हो जाते हैं तो मेन फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे, आपको बताना है। मुझे अगर ऑनियन ग्रो करना है, ऑनियन, तो मैं क्या करूंगा, चलो आपके लिए आसान कर देता हूं थोड़ा सा, पोटैटो, पोटैटो मुझे लगाना है, तो मैं सोइंग करूंगा, प्लांटिंग करूंगा, ट्रांसप्लांटिंग करूंगा, या ऑल ऑफ दिस करूंगा। चलो चार ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, कि मुझे प्लांटिंग करना है बेटा, प्लांटिंग, या फिर मुझे बेसिकली पोटैटो लगाना है, पोटैटो। तो मुझे पोटैटो लगाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, सोइंग कर सकता हूं, प्लांटिंग कर सकता हूं, ट्रांसप्लांटिंग कर सकता हूं, या फिर ऑल ऑफ दिस कर सकता हूं। मुझे क्या करना चाहिए, पोटैटो को लगाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन ए सोइंग, ऑप्शन बी प्लांटिंग, ऑप्शन सी ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलो मुझे क्या करना चाहिए, सोइंग कर सकता हूं मैं, प्लांटिंग कर सकता हूं, ट्रांसप्लांटिंग कर सकता हूं, या फिर ऑल ऑफ दिस, सब कर सकता हूं मैं। तो ऑब्वियस जाहिर सी बात है कि पोटैटो का सोइंग तो हो नहीं सकता ट्रैक्टर से, सो पोटैटो का ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए हम नहीं कर सकते, क्योंकि पोटैटो लगाओ उगाओ और नहीं, उसका प्लांटिंग करते हैं। सो बेसिकली पोटैटो का प्लांटिंग, सोइंग है, प्लांटिंग है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आएगा, सेकंड करेक्ट आएगा। ये किसने ट्रांसप्लांट किया, किसने सोइंग किया, भाई ट्रैक्टर के अंदर आप डाल के आलू लगा सकते हो, आलू का प्लांटिंग करना पड़ता है, वेजिटेटिव पार्ट है आलू, समझ रहे हो बात को आप, आलू को वेजिटेटिव पार्ट करके इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑल ऑफ देम कैसे, प्रवीण जी मुझे आप बताइए, ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं पोटैटो का, मतलब पहले नर्सरी बनाओ, उसमें पोटैटो लगाओ, फिर से उसको उगाओ, फिर उसको मेन फील्ड में लेके जाओ, ऐसे थोड़ी ना करते हैं अपन पोटैटो का, ऐसे नहीं करते। पोटैटो का सिर्फ होता है प्लांटिंग, उसके पोटैटो के स्लिप्स लगाए जाते हैं। चलो और एक सवाल पूछता हूं, ध्यान देना। सोइंग में हम लोग देखते हैं, सोइंग का मतलब होता है जो सीड होते हैं ना वो सो करना, प्लांटिंग का मतलब होता है जिनके वेजिटेटिव पार्ट हम लोग लगाते हैं, दैट इज प्लांटिंग। और थर्ड है दैट इज अ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है कि पहले उसकी नर्सरी बनाओ, फिर उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर करो, लाइक चिली, चिली, चिली। चलो और एक बात बताता हूं अभी, आप ही मुझे बताओ शुगर केन का क्या करना चाहिए, शुगर केन, अब गलत हुआ ना तो ध्यान में रखना। ऑप्शन ए प्लांटिंग, ऑप्शन बी ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन सी सोइंग, ऑप्शन डी डिबलिंग। डिबलिंग मतलब माने एक सीड को उठा के लगाते, दैट इज कॉल्ड एज डिबलिंग। चलो देखते हैं आगे कौन कौन क्या क्या कहता है। तो ओ एक मिनट, स्टॉप करता हूँ पोल को। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अब बोलो।
शुगर केन का क्या करना है? प्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग, सोइंग करना है या फिर डिबलिंग करना है? शुगर केन के होते हैं, उनको कहते हैं सेट्स। तो सेट्स माने वेजिटेटिव पार्ट, तो इसका क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? प्लांटिंग। ए भगवान, शुगर केन ट्रांसप्लांटिंग क्यों करना है मेरे भाई? शुगर केन का प्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग माने यहां पे पहले नर्सरी में लगाओ फिर मेन फील्ड में लेके जाओ, ऐसे करते हैं शुगर केन का? नहीं करते। शुगर केन का ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, शुगर केन का ट्रांसप्लांटिंग नहीं करते हैं। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाँ चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा बेटा। अब देखते थोड़ा सा आगे जाके। तो हम लोगों ने प्लांटिंग किया। अब पहले हम लोगों ने किया प्राइमरी टिलेज मतलब प्लोइंग, उसके बाद हम लोगों ने किया सेकेंडरी टिलेज, उसके बाद हम लोगों ने किया सीडबेड प्रिपरेशन, उसके बाद किया हम लोगों ने सोइंग, है ना। अब सीड कवरिंग या फिर सीड कवरिंग मतलब ऊपर से आपको क्या करना है, उसके ऊपर मिट्टी डालनी है आफ्टर सोइंग। अब ये सारी चीजें हो गई है। अब क्रॉप जो है ना वो जमीन से बाहर आ गया है, जमीन से बाहर। तो ये सारी प्रिपरेटरी टिलेज है। ये कौन सी टिलेज है? प्रिपरेटरी टिलेज। क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने क्या बोला था आपको याद है बेटा? प्रिपरेटरी टिलेज। तो यहां तक प्रिपरेटरी टिलेज हो गया, प्लोइंग हो गया, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज हो गया, सीडबेड हो गया, सीड एंड सोइंग हो गया। अब सोइंग होने के बाद अब क्रॉप ग्रो करेगा। अब इसके बाद जो क्रॉप ग्रो होने के बाद स्टैंडिंग क्रॉप में जो भी कुछ कर रहे हैं उसको बोलेंगे आफ्टर कल्टीवेशन, उसको बोलेंगे पोस्ट सीडिंग। उसी चीज को हम लोगों ने क्या बोला था? देखो, आफ्टर कल्टीवेशन, पोस्ट सीडिंग बोला था, या फिर इंटर कल्चर ऑपरेशन हम लोगों ने बोला था आफ्टर कल्टीवेशन में। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज आफ्टर कल्टीवेशन। देखो, सीड ग्रो होने तक प्रिपरेटरी टिलेज, सीड ग्रो होने के बाद अभी वो जमीन से बाहर आ गया है, उसके बाद जो करेंगे उसको बोलेंगे आफ्टर कल्टीवेशन। ओके, अब देखते हैं आगे हम लोग। अब क्या होगा? अब सीड आ गया बाहर। सो इन द स्टैंडिंग क्रॉप जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन। इन द स्टैंडिंग क्रॉप जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज द आफ्टर कल्टीवेशन। तो आफ्टर कल्टीवेशन में क्या क्या होता है? अब क्रॉप ग्रो हो चुका है, बराबर है का? एक बार और बताइए, क्लियर नहीं हुआ है तो क्लियर क्या नहीं हुआ है ये बोलो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्लियर क्या नहीं हुआ है। सबसे पहले किया प्लोइंग, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज, क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग, हेरोइन, डिस्किंग, खत्म यहां तक। उसके बाद हम लोगों ने किया सीडबेड प्रिपरेशन, जमीन को प्रिपेयर कर लिया हम लोगों ने कि जो क्रॉप लगाना है उसके अकॉर्डिंगली जमीन को प्रिपेयर कर लिया। अब उसके बाद हम लोगों ने किया सोइंग मतलब प्लांट लगाए, है ना, क्रॉप सो किए, हम लोगों ने कर दिया। अभी उसके बाद क्रॉप अब ग्रो हो रहा है, जमीन से बाहर आ रहा है। तो जमीन से जब बाहर आएगा उसके बाद जो कल्टीवेशन हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन। क्या बोलेंगे उसको? आफ्टर कल्टीवेशन। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे कि क्रॉप अभी खड़ा, स्टैंडिंग क्रॉप में हम जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर कल्टीवेशन। तो उसमें सबसे पहले आता है दैट इज अ गैप फिलिंग, कि जो क्रॉप है अगर वो गलती से बहुत दूर दूर लगाया गया है तो गैप फिलिंग करना जरूरी है। सो आफ्टर सोइंग 8 से 10 दिनों के अंदर, 8 to 10 डेज आफ्टर सोइंग हम लोगों को गैप फिलिंग करना पड़ेगा। अब ऐसे हुआ है कि नहीं सर, हम लोगों का क्रॉप ग्रो हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा डेंस क्रॉप ग्रो हुआ है, उसका कुछ क्रॉप जो है ना वो रिमूव कर दो, दैट इज कॉल्ड एज थिनिंग। अब विडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे फील्ड में अभी स्टैंडिंग क्रॉप है, तो स्टैंडिंग क्रॉप में हम लोगों का इन बिटवीन वीड खत्म करना है, वीड निकालना है। सो दैट इज कॉल्ड एज विडिंग। मतलब पहले तो आता है कि सर विडिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज खुरपी। खुरपी इंस्ट्रूमेंट यूजफुल फॉर द वीडिंग, दैट इज कॉल्ड एज खुरपी। सेकेंड हो का मतलब होता है कि हम लोग अगर स्टैंडिंग क्रॉप के बीच में कुछ कर रहे हैं तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज होइंग, एंड इंप्लीमेंट जो यूज किया जाता है उसको बोलेंगे हो। जैसे अकोला हो यूजफुल इन कॉटन, जापानीज हो, करजत हो यूजफुल इन राइस। ओके, आगे बढ़ते थोड़ा सा। पेग टूथ कल्टीवेटर क्या चीज के लिए? वाइड स्पेस अगर कल्टीवेशन कर रहा है या फिर हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके बीच का वीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाइड स्पेस रो क्रॉप और फ्रूट क्रॉप के लिए हम लोग स्प्रिंग टूथ कल्टीवेटर यूज करते हैं, ताकि वहां का जो भी नॉर्मली जो भी चीज है, मतलब जो भी वीड है वो निकल जाएगा। अब उसके बाद आता है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब क्या है कि सॉइल को प्लांट के रूट्स पे डालना, अर्थिंग अप। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्थिंग अप, एंड दैट इज डन विथ हेल्प ऑफ द, एक तो कंट्री प्लो यूज करो या फिर कुदड़ी को यूज करो, कुदड़ी को यूज करो कि अर्थिंग अप, है ना। मिट्टी को ऐसे प्लांट के नीचे लगाना है, मिट्टी को प्लांट के नीचे लगाना है, दैट इज अर्थिंग अप। अब शुगर केन में हम लोग देखते हैं सुबाबुल प्लो या फिर रीजर प्लो यूज करो अर्थिंग अप के लिए। बंच टाइप ग्राउंड नट के लिए हम लोग कुदड़ी यूज करते हैं अर्थिंग अप के लिए, कि उसके ऊपर ना मिट्टी डाल दो। अब आता है स्प्रेइंग एंड डस्टिंग।
तो स्प्रेइंग मतलब लिक्विड अगर स्प्रे करना है तो स्प्रेयर यूज करो, और पाउडर आपको वहां पे डालना है तो डस्टर यूज करो। सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक बार दोहराने जा रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है, फिर से एक बार दोहराने जा रहा हूं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा टिलेज, टिलेज के दो टाइप है, एक ऑन सीजन टिलेज, दूसरा ऑफ सीजन टिलेज। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑन सीजन टिलेज, उसका सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज अ प्रिपरेटरी टिलेज, फ्रॉम द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप या फिर ग्रो ऑफ नेक्स्ट क्रॉप। सबसे पहले हम लोग करेंगे प्लोइंग, प्लोइंग का मतलब ही होता है प्राइमरी टिलेज। उसके बाद क्लॉड्स आ गए तो हम लोगों ने किया सेकेंडरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज में आया क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्किंग, उसके बाद हैरोइंग, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नहीं सर कॉम्पैक्टिंग। अब हम लोगों ने उसके बाद क्या किया कि सीड बेड प्रिपरेशन, सीड बेड का प्रिपरेशन किया, राइस हो तो उसके लिए वैसा, शुगर केन हो तो उसके लिए वैसा। सीड बेड प्रिपरेशन के बाद हम लोगों ने देखा सोइंग, है ना, सोइंग। तो जो सीड है, सीड उसका करते हैं सोइंग, जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उसका करते हैं प्लांटिंग। मान लीजिए मुझे आलू लगाना है, आलू, है ना, तो आलू लगाने के बाद मुझे आलू कैसे लगाएंगे, प्लांटिंग से। और ट्रांसप्लांटिंग जैसे राइस हो गया, टोबैको हो गया, जिसके चिली हो गया, जिसके क्रॉप के सीड्स बहुत छोटे होते हैं, उसमें करते हैं ट्रांसप्लांटिंग। अब ये सब होने के बाद क्रॉप ग्रो हो चुका है, तो सबसे पहले करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे, क्रॉप ग्रो हो चुका है, अब स्टैंडिंग क्रॉप पे सबसे पहला काम गैप फिलिंग। गैप फिलिंग के बाद हम लोगों ने देखा कि नहीं सर यहां पे बहुत डेंस सोइंग हुआ है तो थिनिंग, है ना, थिनिंग करेंगे। थर्ड थिंग देखो, गैप फिलिंग हो गया, थिनिंग हो गया। अब उसके बाद क्या आता है कि नहीं सर हम लोगों को थिनिंग के बाद जो क्रॉप है उसको ना हम लोगों को ना ऐसे मिट्टी डालनी है, दैट इज अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। फोर्थ चीज क्या है, अर्थिंग अप के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेइंग, क्योंकि सर वहां पे कीटक है, स्प्रेइंग। उसके बाद नहीं सर वहां पे फंजा है तो डस्टिंग, है ना, वेटेबल सल्फर डस्टिंग, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि नहीं सर हम लोगों को ना अभी बस हो गया, अभी क्रॉप हार्वेस्ट करना है, तो उसके बाद आता है दैट इज द हार्वेस्टिंग। क्या आएगा, हार्वेस्टिंग। अब कौन से क्रॉप को कैसे हार्वेस्ट करना है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया होगा तो क्लियर करके डालिए। अब मुझे बताइए कि अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, हैंड वीडिंग भी है। ये अर्थिंग अप से पहले हम लोग हैंड वीडिंग कर सकते हैं। तो वीडिंग करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज खुरपी और सिकल, सिकल और खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। वीडिंग करने के लिए हम लोग हुइंग भी कर सकते हैं, हुइंग ये भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। अभी हम लोगों को करना है उसको हार्वेस्ट, तो कौन से चीज को कैसे हार्वेस्ट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। ये देखो, ये हुआ हार्वेस्टिंग। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। देखो, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग में क्या अंतर है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग द सेपरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से हम क्रॉप को सेपरेट कर रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मिट्टी से क्रॉप को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। एंड थ्रेशिंग, अभी मान लीजिए मैंने गेहूं लिया है, गेहूं को मैं नीचे से कट कर रहा हूं फ्रॉम द जमीन, उसको सेपरेट कर रहा हूं। अब उसके ग्रेन्स को और चाफ को सेपरेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। ग्रेन्स को और चाफ को कैसे सेपरेट करना है, सो ग्रेन्स को सेपरेट करना है और उसका बचा हुआ पोर्शन जो उसको सेपरेट करना है। तो द सेपरेशन ऑफ चाफ एंड द ग्रेन्स दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होगा, उसको जमीन से अलग करना, जमीन से अलग करना, दैट इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग। एंड थ्रेशिंग का मतलब क्या होगा कि उसके ग्रेन्स को सेपरेट करो और चाफ को सेपरेट करो, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। सो हार्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड थ्रेशिंग इज अ डिफरेंट थिंग, समझ रहे हो। एंड उसके बाद आता है विनोइंग। विनोइंग मतलब आपको सेपरेट कर, देखो यहां पे जमीन से क्रॉप को सेपरेट करना है, दैट इज हार्वेस्टिंग। थ्रेशिंग का मतलब उस क्रॉप का इकोनॉमिक यील्ड और चाफ सेपरेट करना है। अब इसमें भी क्या होता है ना, बहुत बार जो इकोनॉमिक हम लोगों ने ग्रेन सेपरेट किए है तो उसमें भी बहुत बार काड़ी कचरा आ जाता है, तो हम लोगों को उसको लेके जाना है और ऐसे ऐसे करना है, दैट इज कॉल्ड, यहां से हवा आएगी और ग्रेन्स नीचे गिरेंगे और चाप पीछे जाके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड एज विनोइंग। सो दिस इज द फाइनल स्टेज, दिस इज द फाइनल स्टेज। उसके बाद हम डायरेक्टली करते हैं दैट इज द स्टोरेज, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, बस खत्म। तो हम लोगों ने क्रॉप के प्लोइंग से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने स्टोरेज पे उसको खत्म किया है। टिलेज में स्टार्ट किया था प्लोइंग से, खत्म कर दिया हम लोगों ने उसको स्टोरेज पे। सो हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग ये भी कौन है, ये भी है आफ्टर कल्टीवेशन, पोस्ट सीडिंग, इंटरकल्चर ऑपरेशन, ये भी वही चीज है। सो सर हार्वेस्टिंग करना हो तो कौन से हार्वेस्टर को यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहां पे देखेंगे ग्राउंडनट, तो ग्राउंडनट डिगर यूज करो कि ग्राउंडनट को खोद के निकालना है, यस। उसके बाद पोटैटो, तो पोटैटो डिगर यूज करो या फिर कंट्री प्लो यूज करो। सीरियल्स, ऑयल सीड्स के लिए सिकल यूज करो, सिकल इज अ हार्वेस्टिंग इंप्लीमेंट बेसिकली।
उसके बाद व्हीट एंड राइस, उसमें हार्वेस्टर यूज करते, कंबाइन हार्वेस्टर। सैफ्लावर कंबाइन हार्वेस्टर। शुगर केन चॉपर यूज करते, चॉपर, शुगर केन को हार्वेस्ट करने के लिए चॉपर, सिकल की तरह ही रहता है लेकिन लंबा रहता है तो चॉपर यूज करते हैं। तो बस यही है, वही बातें हैं। तो अब हम लोग घूमते घूमते कहां तक पहुंचे, देखो बेटा, प्लोइंग हो गया, क्लॉड क्रशिंग हो गया, लैंड लेवलिंग हो गया, मैन्योर मिक्सिंग हो गया, ओके। उसके बाद सीड बेड प्रिपरेशन हो गया, सोइंग हो गया, कवरिंग ऑफ सीड हो गया, अभी क्रॉप ग्रो हो गया, गैप फिलिंग हो गया, थिनिंग हो गया, अर्थिंग अप हो गया, हैंड वीडिंग हो गया, स्प्रेइंग हो गया, डस्टिंग हो गया, उसके बाद हार्वेस्टिंग हो गया, अब आ रहे हैं हम लोग थ्रेशिंग पे। तो ये सीक्वेंस हम लोग एज ए फार्मर अगर मैं सोचूं तो ये सारा सीक्वेंस इस तरीके से होता है। ऐसे नहीं होता है पहले हार्वेस्टिंग करो, उसके बाद टिलेज करो, उसके बाद प्लोइंग करेंगे, बीच में हैरोइंग करेंगे, कभी कुछ भी नहीं कर सकते, और उसके बाद मैं स्प्रेइंग कर रहा हूं, ऐसे होगा क्या? नहीं। सो दिस इज द सीक्वेंस कि प्राइमरी टिलेज प्लोइंग है, सेकेंडरी टिलेज क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, हैरोइंग, मैन्योर मिक्सिंग, डिस्किंग, कॉम्पैक्टिंग, सेकेंडरी टिलेज। उसके बाद मैंने क्या किया? सीड बेड प्रिपरेशन। उसके बाद मैंने क्या किया बेटा? सीड बेड प्रिपरेशन के बाद सोइंग, सोइंग के बाद कवरिंग ऑफ सीड। अब यहां तक ये पूरा जो है ना, इसको एक साथ बोलते हैं प्रिपरेटरी टिलेज। अब क्रॉप ग्रो हो चुका है, अब उसको बोलेंगे आफ्टर कल्टीवेशन, पोस्ट सीडिंग, इंटरकल्चर ऑपरेशन, इंटर कल्टीवेशन। अब ग्रो होने के बाद वहां पे सबसे पहले क्या करूंगा मैं? गैप फिलिंग। सेकंड थिनिंग। थर्ड क्या करूंगा? अर्थिंग अप। उसके बाद हैंड वीडिंग, है ना, अगर जरूरत पड़े तो हुई, समझ रहे हो बात को। उसके बाद मैंने क्या किया? कुछ नहीं, स्प्रेइंग, डस्टिंग। उसके बाद सर मुझे नहीं करना है अभी हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद सबसे आखिरी में क्या करेंगे? दैट इज थ्रेशिंग। समझ में आ रहा है? तो ये एज अ फार्मर आप देखोगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। टॉप ड्रेसिंग आफ्टर कल्टीवेशन में क्या आता है? हाँ, टॉप ड्रेसिंग अब बताता हूं ना मैं आपको। अब आपको क्या करना है ना, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करने हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप में किया आपने, फर्टिलाइजर लेके गए, ऐसे फेंके आपने फार्म में, तो स्टैंडिंग क्रॉप में अगर फर्टिलाइजर आप ऊपर से फेंक रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ड्रेसिंग। अगर आप स्टैंडिंग क्रॉप पे फर्टिलाइजर साइड से रख रहे हो, उसके रूट्स के पास रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज साइड ड्रेसिंग, है ना। आप खड़े हो, क्रॉप ग्रो हो चुका है, आप फेंक रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो आफ्टर कल्टीवेशन। क्रॉप ग्रो कर रहे हो आप, ऊपर से ही मतलब फर्टिलाइजर फेंक रहे हो, टॉप ड्रेसिंग। अगर आप प्लेसमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर कर रहे हो उसके रूट्स के पास में, दैट इज कॉल्ड एज साइड ड्रेसिंग। भैया एक बार बोलो, मैंने टिलेज टॉपिक, आपको कितना गंदा टॉपिक है, मैं आपको सोच भी नहीं सकते बेटा। आप पढ़ के देखो एक बार, आपको समझ में नहीं आता था ये, अब पढ़ाने के बाद एक बार पढ़ के देखो, आपके सब समझ में आ जाएगा। सर आपने फार्मिंग की है क्या? हाँ डेफिनेटली की है, मेरे घर पे, खुद के घर पे खेती है तो मैंने की है उसको, मैं देखा हूं, गया हूं, किया है मैंने। अभी तो फिलहाल बहुत सालों से बाहर रह रहा हूं, पहले तो किया है। मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बोलिए, बकी है कुछ तो भी। सर बकी है, आप कितना गंदा बोल रहे हैं हम लोगों को। हाँ, क्योंकि जब तक मैं कहूंगा नहीं, जब तक मैं आपको टोकूंगा नहीं, तब तक आप कुछ भी नहीं बोलते हो। तो आप बोलते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ। बोलिए, बाकी लोग बोलिए जल्दी से, फटाफट से। ऑल क्लियर? सारी चीजें समझ में आ रही है अब? उसको मैं जब सिक्वेंशियली बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है, जब मैं सिक्वेंशियली बोल रहा हूं तो समझ में आ रहा है। आकृति, मेधा, यस, वैभव आएंगे, बुल्डाना आएंगे। बढ़ते थोड़ा सा आगे, अब देखते हैं थ्रेशर। जवार, बाजरा, व्हीट, राइस, इसके लिए भाइकॉन थ्रेशर यूज करते हैं। नाम है थ्रेशर के, थ्रेशर का मतलब क्या होता है? उसके ग्रेन्स को अलग करो और चाफ को अलग करो, ग्रेन्स को अलग करो और चाफ को अलग करो, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशर। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, हम लोग देख रहे थे कि व्हीट ओलपाड या फिर ओलपाड व्हीट थ्रेशर है, पैडी पैडी फूड थ्रेशर है, शेलिंग ऑफ मेज, जो मकई होती है ना, मकई। रिवीजन तो करना पड़ेगा ना मोहम्मद जी, मैं पढ़ा सकता हूं, 2 बार पढ़ा सकता हूं, रिवीजन तो खुद आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना भैया। चलो अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, शेलिंग ऑफ मेज, कॉब्स। अब इसका हर किसी का इमेज तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सनफ्लावर में सनफ्लावर थ्रेशर है, शेलर है, हैंड लाइक टूल्स लाइक वुडन थ्रेशर है। तो थ्रेशिंग का मतलब हम लोग बस सेपरेशन ऑफ चाफ एंड ग्रेन्स, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। अब आते हैं हम लोग ऑफ सीजन टिलेज पे। कौन सा टिलेज? ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज पूरा खत्म। ऑन सीजन टिलेज में प्रिपरेटरी टिलेज हो गया, उसके बाद आफ्टर कल्टीवेशन हो गया, ये खत्म हो गया। अभी क्रॉप ग्रो हो चुका है, हार्वेस्ट भी हो चुका है, थ्रेशिंग भी हो चुका है, घर पे जा चुका है। अब हमारा फील्ड पूरा पूरा खाली है, हमारा फील्ड अभी पूरा का पूरा खाली है। अब यहाँ पे क्रॉप है? नहीं है। क्रॉप थ्रेशिंग वशिंग करके अपन घर पे लेके गए, अभी फील्ड में कोई क्रॉप है? नहीं है। तो अभी क्रॉप नहीं होने के बावजूद हम लोग जो टिलेज कर रहे हैं, जब क्रॉप नहीं है, जब हम लोग टिलेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ सीजन टिलेज।
कि खेत में हमारे कोई क्रॉप नहीं है और अब हम लोग टिलेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ सीजन टिलेज। तो ऑफ सीजन टिलेज या फिर इसी को बोलते हैं ईयर राउंड टिलेज, कि हर साल में एक बार ना उसका मेंटेनेंस, खेती का मेंटेनेंस जरूरी होता है। ओके, तो अभी शांत रहिए और सुनिए। सबसे पहला है क्लीन टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज। नो लिविंग प्लांट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, पूरे खेत में एक भी प्लांट नहीं रखना है, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लीन टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज। नो लिविंग प्लांट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ऐसा एक भी क्रॉप नहीं रखना है कि जिसको हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया है। सारे के सारे क्रॉप को उखाड़ के फेंकना है, चाहे वीड हो, क्रॉप जो कोई भी, उसको उखाड़ के फेंकना है। दैट इज कॉल्ड एज क्लीन टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज। क्लीन टिलेज और कन्वेंशनल टिलेज। नंबर 2 आ रहा है ब्लाइंड टिलेज। अब ये थोड़ा अलग है, आप समझ लो। क्लीन टिलेज का मतलब होता है नो लिविंग प्लांट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, एक भी प्लांट को वहां पे नहीं छोड़ना है, उसको बोलते हैं अपन क्लीन टिलेज, एकदम क्लीन, जैसे क्लीन शेव करते हैं ना लोग, नो लिविंग प्लांट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, लड़कियां कह सकती है ऐसा, क्लीन टिलेज। उसके बाद आता है ब्लाइंड टिलेज, ये जनरली किया जाता है शुगर केन में। अब शुगर केन में बहुत बार क्या करते हैं ना, पिछला क्रॉप तो हार्वेस्ट कर लिया, तो ये क्या करते हैं ना, शुगर केन सो कर देते, प्लांटिंग कर देते, जमीन में डाल देते आफ्टर द प्लांटिंग बट बिफोर द इमरजेंस। इन्होंने क्या किया ना, शुगर केन के क्रॉप लाया, शुगर केन का क्रॉप अंदर डाल दिया, नीचे जमीन के अंदर डाल दिया उन्होंने, बट अभी तक उसको जर्मिनेशन नहीं हुआ, इमरजेंस नहीं हुआ, अभी यहाँ पे टिलेज कर रहे हैं कि यहाँ पे ग्रासेस आ रहे, चलो रिमूव करो, यहाँ पे होइंग करो, कुछ भी करो यहाँ पे। सो आफ्टर द प्लांटिंग बट बिफोर द इमरजेंस अगर सोइंग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड टिलेज। उसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड टिलेज। देखो, पहला है क्लीन टिलेज, नो लिविंग प्लांट लेफ्ट अनडिस्टर्ब, एक भी प्लांट को नहीं रखना है, दैट इज कॉल्ड एज क्लीन टिलेज। सेकंड है ब्लाइंड टिलेज, कि आफ्टर द प्लांटिंग ऑफ क्रॉप, कि आप क्रॉप को सो किए हो बट वो अभी तक उगा नहीं है, तो इस बिटवीन हम लोग जो टिलेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड टिलेज। अब थर्ड आता है ड्राई टिलेज। अगर जमीन में मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो, इफ द मॉइस्चर लेवल इज वेरी लो, मॉइस्चर लेवल बहुत कम है, तो जमीन में जो कुछ कंडीशन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्राई टिलेज। ओके, अब वेट टिलेज का ही मतलब होता है पडलिंग, कि फील्ड में अगर पानी ही पानी हो और टिलेज हम लोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेट टिलेज और पडलिंग। चलो, ऑफ सीजन टिलेज में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्लीन टिलेज, जब फील्ड में कोई भी नहीं हो, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप हो गया हो, तो पूरी फील्ड एक बार क्लीन कर दो, क्लीन टिलेज। सेकंड, ब्लाइंड टिलेज, आफ्टर द सोइंग ऑफ क्रॉप बट बिफोर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप, उसको सो किया है लेकिन अभी इमरजेंस नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड टिलेज। थर्ड, अगर मॉइस्चर लेवल सॉइल में बहुत कम हो तो ड्राई टिलेज, मॉइस्चर लेवल अगर बहुत ज्यादा हो, मतलब वहां पे पानी भरा हो, तो दैट इज कॉल्ड एज वेट टिलेज और पडलिंग, सिंपल। यस, ब्लाइंड टिलेज इज रिस्की। कभी कभी क्या होता है ना, टिलेज करते हुए शुगर केन भी निकल जाता है, तो ब्लाइंड टिलेज इज बेसिकली रिस्की। करेक्ट है ओम प्रकाश जी, करेक्ट है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, और टिलेज अपना खत्म हो जाएगा अगले 10 मिनट में। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज, अभी यहां तक ऑफ सीजन टिलेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टिलेज के 2 टाइप देखे, ऑन सीजन, ऑफ सीजन। ऑन सीजन में प्रिपरेटरी टिलेज देखा, आफ्टर कल्टीवेशन देखा, खत्म। उसके बाद ऑफ सीजन टिलेज हम लोगों ने देखा, 4 ही टाइप होते हैं, एक क्लीन टिलेज या फिर कन्वेंशनल टिलेज, नंबर 2 ब्लाइंड टिलेज, थर्ड ड्राई टिलेज, एंड फोर्थ वेट टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज में इतना ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब लोग देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज में आता है सबसे पहले मिनिमम टिलेज और रिड्यूस्ड टिलेज। मतलब सर, आपको बोला जाता है 4 प्लोइंग करो ब्लैक सॉइल में, 4 प्लोइंग नहीं करना है, 2 ही प्लोइंग करना है। आपको बोला जाता है रेड सॉइल में 2 से 3 प्लोइंग करो, नहीं करना है, 1 ही प्लोइंग करना है रेड सॉइल में। सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको कम करने, फर्क कुछ भी नहीं होगा, प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं होगा। यूएसए में एक बार डीजल और पेट्रोल की हाइप हुई थी और बहुत कमतरता आई थी, तो उस समय इन्होंने क्या किया ना, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम करके देखे, फिर भी प्रोडक्शन उतना ही मिला। सो मिनिमम टिलेज का मतलब होता है कि टिलेज ऑपरेशंस कम करना। इफ वी रिड्यूस द टिलेज ऑपरेशन, कि 3 प्लोइंग की जगह 1 ही प्लोइंग करो, 4 हैरोइंग की जगह 1 ही हैरोइंग करो, 5 स्प्रेइंग की जगह 2 ही स्प्रे करो, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिड्यूस करना या कम करना, दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम टिलेज और रिड्यूस्ड टिलेज। ब्लाइंड टिलेज सिर्फ शुगर केन में करते नहीं, अलग अलग क्रॉप में भी करते, लेकिन शुगर केन इज मोस्ट फेमस फॉर दैट। अब जीरो टिलेज, नो टिलेज, फ्लोलेस फार्मिंग, आपके फील्ड में कुछ भी नहीं करना है, प्रीवियस क्रॉप है, हार्वेस्ट करो वैसे ही डाल दो उसको, प्लोइंग नहीं करना है, हैरोइंग नहीं करना है, लैंड लेवलिंग नहीं करना है, मैन्योर मिक्सिंग कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। प्रीवियस क्रॉप है, हार्वेस्ट करो वहीं पे डाल दो, उसके स्टबल्स फील्ड में ही है, बस वैसे जाओ और ब्रॉडकास्ट करो, हमारा सीड फेंक दो, जो आना है वो हमारा, जो गया वो भगवान का। उसको बोलते हैं नो टिलेज, कुछ भी टिलेज नहीं करना है, ना प्लोइंग, ना हैरोइंग, ना डिस्किंग, ना मैन्योरिंग, कुछ भी नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड एज नो टिलेज और जीरो टिलेज, और इट इज कॉल्ड एज फ्लोलेस फार्मिंग। सर फिर सीड बस हाथ से फेंक दो, ब्रॉडकास्ट कर दो, जाओ भी मत फिर से फील्ड में, जो क्रॉप उगेगा वो हमारा, जो नहीं उगेगा वो छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं जीरो टिलेज, कुछ भी नहीं करना है, जीरो टिलेज। उसके बाद आता है कंजर्वेशन टिलेज।
कंजर्वेशन टिलेज में आता है मल्च टिलेज, स्ट्रिप टिलेज, रोटरी टिलेज एंड कंबाइंड टिलेज। अब चारों को एक साथ बताता हूं मैं। कंजर्वेशन टिलेज का मतलब होता है कि हम लोगों को सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करना है, तो प्रीवियस क्रॉप के स्टबल्स हम लोग वहीं पे रखते हैं 30%। अभी मान लीजिए मैंने प्रीवियस क्रॉप को हार्वेस्ट किया, उसको वहीं पे डाल दिया, उसका 30% रेसिड्यू वहीं पे रखो, 70% उठा के बाहर फेंक दो। सो 30% क्यों रखा है? जस्ट बिकॉज टू कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, कि लाइट डायरेक्टली सॉइल पे ना जाए, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व हो और सॉइल हवा की मदद से उड़ ना पाए, तो सॉइल इरोजन कम हो जाए। सो बेसिकली दैट इज कंसिडर्ड एज अ मल्च टिलेज, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मल्चिंग, एक वन टाइप ऑफ मल्चिंग है वो। कि नेचुरली प्रीवियस क्रॉप के स्टबल्स वहीं पे रहने दो, 30% स्टबल रहने दो, 70% माल उठा के बाहर फेंक दो, तो वो हुआ मल्च टिलेज। उसके बाद आता है दैट इज अ स्ट्रिप टिलेज, कि आपको टिलेज करना है तो बराबर उतने ही फील्ड में उतने ही जगह पे करो जहां पर सोइंग करनी है, स्ट्रिप टिलेज। रोटरी टिलेज का मतलब होता है रोटावेटर, एंड कंबाइंड टिलेज का मतलब होता है कि आप सिर्फ सोइंग ना करो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल यूज करो, मतलब सीड भी सो रहा है, फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, तो दो टिलेज का कॉम्बिनेशन बनाओ, दैट इज अ कंबाइंड टिलेज। यस, जीरो टिलेज का मतलब होगा कामचोर। जीरो टिलेज का मतलब कामचोर, वो कुछ भी नहीं करेगा। और क्लीन टिलेज का मतलब वो कुछ भी नहीं रखेगा। जिसको बड़ी बड़ी दाढ़ी है दैट इज अ जीरो टिलेज, जिसको दाढ़ी ही नहीं है व्हाट इज दैट इज अ क्लीन टिलेज। बस टिलेज यहां तक खत्म है, टिलेज खत्म। चलो बोलो, अब बोलो मुझे, अब बोलो मुझे, अब बोलो मुझे, अब बोलो बेटा। चलो बोलो। चलो बोलो। चलो अब एक बार रिवाइज करते हैं इसको। टिलेज के दो प्रकार, ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। ऑन सीजन टिलेज जब क्रॉप लगा रहे हो, ऑन सीजन टिलेज जब क्रॉप नहीं लगा रहे हो, ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज में आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप अप टू द सोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप, प्रिपरेटरी टिलेज। उसमें सबसे पहले प्राइमरी टिलेज मतलब प्लोइंग, उसके बाद सेकेंडरी टिलेज मतलब क्लॉड क्रशिंग, लैंड लेवलिंग, मैन्योर मिक्सिंग, हैरोइंग, डिस्किंग, सब हो गया। सी एंड डी रिपीट करो एक बार। ओके, रोटरी टिलेज मतलब रोटावेटर, एंड कंबाइंड टिलेज मतलब एक ही काम नहीं करना है, दो काम एक साथ करने हैं। कि आपको सीड ड्रिल, उसके बाद सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, सीड भी सो करने हैं आपको, है ना, सीड भी सो करने हैं आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, सीड भी सो करने हैं, उसके बाद फर्टिलाइजर भी डालना है, और उसके पीछे एक मेंड भी डालते हैं, मेंड, ताकि वो सीड कवरिंग भी हो जाए। ऐसे तीन काम एक साथ करते हैं, है ना। रोटरी टिलेज का मतलब होता है रोटावेटर यूज करना, एल शेप के ब्लेड, रोटावेटर। कंबाइंड टिलेज का मतलब है दो तीन काम एक साथ करो, कंबाइंड टिलेज। मिनिमम टिलेज या रेड्यूस टिलेज, आप चार प्लोइंग कर रहे थे, दो ही करो, है ना। जीरो टिलेज कुछ भी मत करो। चलो अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, चलो आइए सवाल के ऊपर। ओ सॉरी यार, एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट। अब सवाल का जवाब दो मुझे। एनी एग्जाम्पल फॉर क्रॉप इन जीरो टिलेज, कोई भी कर सकते हो, मूंग, उड़ीद, कुछ भी डाल सकते हो जीरो टिलेज में, कुछ भी। इसका आंसर सही से दो, शांत दिमाग से देना है, शांत। अगर गलती की ना तो मैं यहां पे डांटूंगा, अभी गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। चलो देखो, अगर हम लोग प्लो बोलेंगे तो प्लो का मतलब क्या होगा, प्राइमरी टिलेज। खुरपी बोलेंगे तो ये खुरपी क्या चीज के लिए यूज में आती है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्यों, है क्या। खुरपी क्या चीज के लिए, आफ्टर कल्टीवेशन मतलब हैंड वीडिंग के लिए। स्प्रेयर आफ्टर कल्टीवेशन के लिए, तो बचा कौन, हैरो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते कितने लोगों का आया है,
40%। बाकी लोग कहाँ मिट्टी खा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेकेंडरी, अच्छा क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, सेकेंडरी क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, सॉरी। अब बताओ, चलो ठीक है, अब बताओ। अब बताओ, अब बताओ, चलो। अब तो आंसर पता होगा, हैरो। अब आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताएंगे, मुझे बिग क्लॉड्स को क्रश करना है, बिग क्लॉड्स को क्रश करना है, कौन सा इंप्लीमेंट यूज करना चाहिए? आई वॉन्ट टू क्रश द बिग क्लॉड्स, बिग क्लॉड्स को मुझे क्रश करना है, कौन सा इंप्लीमेंट यूज करोगे? कमेंट बॉक्स में बोलो, आई वॉन्ट टू क्रश द बिग क्लॉड्स, आई वॉन्ट टू क्रश द बिग क्लॉड्स। I want to crush the big claws. कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे? वर्ड याद है कुछ? नैरो, गेन, हैरो, कुछ याद है क्या? क्लॉड क्रशर नहीं, मैंने क्लॉड क्रशर एक वर्ड तो भी बोला है अभी तक? मैंने क्या बोला था? नैरो, गेन, हैरो। त्याग ने सही जवाब दिया है, त्याग ने। बाकी लोग बोल रहे हैं कि क्लॉड क्रशर, क्या चीज के? मैंने क्लॉड क्रशर पूरे टीलेज में कहीं बोला है क्लॉड क्रशर? क्लॉड क्रशर नाम का कोई इंप्लीमेंट होता ही नहीं है, हैरो नाम का इंप्लीमेंट होता है जिसको ही क्लॉड क्रशर बोलते हैं। नैरोगेन, हैरो। अब गलत हुआ ना तो ध्यान दो, अभी बिग क्लॉड्स की नहीं, अभी मुझे छोटे छोटे क्लॉड्स को क्रश करने, छोटे छोटे क्लॉड्स, स्मॉल क्लॉड्स क्रश करने, स्मॉल क्लॉड्स क्रश करने। बोलो क्या करना है यूज? लार्ज क्लॉड्स क्रश करने, नैरोगेन, हैरो। मुझे ग्रासेस कट करने, डिस्क, हैरो। स्मॉल क्लॉड्स क्रश करने, नाम था उसका डेक्कन ब्लेड हैरो, डेक्कन ब्लेड हैरो। मुझे एक बात बताओ, ये पढ़ने के बाद तो आपको याद आएगा, पढ़ने के बाद याद आएगा, मेंड नहीं मेरे बाप। आप वो मेंड के ऊपर क्यों जा रहे हैं, इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो ना बेटा, मैं दिखाता हूं आपको, देखो ना, नैरोगेन हैरो। इसको क्या बोला था मैंने? बिग क्लॉड्स। मेंड प्रेसिंग एक्शन, और डेक्कन ब्लेड हैरो यूजफुल फॉर क्रशिंग द स्मॉल क्लॉड्स। एक बार पढ़ेंगे तो याद आएगा, एक बार पढ़ेंगे तो याद आएगा आपको, एक बार पढ़ोगे तो याद आएगा, चलेगा। ठीक है, चलो यहां पे हम लोग आज का हमारा टीलेज खत्म करते हैं। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे सीड एंड सोइंग। तो कल क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग? सीड एंड सोइंग, सीड एंड सोइंग, कि कैसे सो करना है उसको, सोइंग मेथड्स क्या होती है, ये सीड एंड सोइंग हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। सो बी देयर, है ना, बी देयर। सीड एंड सोइंग कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलो जी सर, जी सर। मैनू गुस्सा ना दिलाओ, हाँ ओए छोरे, मरने गुस्सा ना दिला। हाँ चलेगा। गुस्सा नहीं आता है भाई, गुस्सा इस चीज के लिए आता है कि पढ़ाना है अच्छे से, बच्चों को आना चाहिए, इसके लिए गुस्सा आता है मुझे। बाकी वैसे गुस्सा किसी का नहीं आता है, कि पढ़ाना है अच्छे से, आना चाहिए, चलो ये समझो, ये समझो, क्यों नहीं समझ रहा है, कैसे नहीं समझ रहा है, कैसे नहीं समझ में आएगा, इन चीजों के बारे में। चलो ओके बेटा, तो कल मिलते हैं हम लोग सुबह, कल सुबह मिलते हैं अपन एग्रोनॉमी के लिए। बाकी लेक्चर्स तो आज कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, सैटरडे को छुट्टी रहेगी, सैटरडे को आई एम अनेबल टू कंडक्ट द लेक्चर्स। मॉर्निंग के हो सकते हैं, इवनिंग का नहीं हो पाएगा शायद, है ना, मॉर्निंग का हो जाएगा लेकिन इवनिंग का नहीं हो पाएगा शायद। मिनिमम टिलेज के टाइप रहते हैं, जरूरत नहीं है उतनी अपने को, जरूरत नहीं है अपने को मिनिमम टिलेज के टाइप, जरूरत ही नहीं, जितना जरूरी है हम लोग उतना बहुत डिटेल में ही पढ़ रहे हैं सर। चलो ओके, रिवीजन तो करना पड़ेगा ना भैया। आप मेरे को बोलो, मैं एक बार में पढ़ा रहा हूं आपको, आपको समझ में आएगा।
लेकिन आपको पूरा डिटेल में समझना, मतलब दिमाग में डालने के लिए एक बार तो रिवीजन करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे। चलो बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो।